अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर 21 और मैं हूं परवश महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम लोग प्रोग्राम में बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज प्रोग्राम में बात करने वाले हैं नॉर्मलाइज या फिर जर्नलाइज बॉडी एक्ट के हवाले से, यानी कि जिस्म में दर्द। अब जिस्म में दर्द की बहुत सारी वजूहात सामने आती हैं। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो जिस्म में दर्द की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, फीवर है, फ्लू है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द की शिकायत मौसूल होती हैं। और अक्सर डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि पेशेंट जो है वो सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू टेम्प्रेरी तौर पे अपने जो है वो बॉडी एक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किस हद तक आपकी जो सेल्फ मेडिकेशन है हार्मफुल हो सकती है आपके लिए, इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। और ओवरऑल पट्ठों का दर्द या फिर आपके जोड़ों का दर्द, इसके अलावा कमर का दर्द, सर दर्द, जितने भी आपकी बॉडी में जितनी तरह के भी जितनी इकसाम के दर्द होते हैं, हम लोग आज सब डिस्कस करने वाले हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर महानूर बुगटी, जो कि ईसा लैब से एसोसिएटेड है। इसके अलावा वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईसा लैब में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्टर के तौर पे वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वेलकम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर, मेरा फ़र्स्ट और बेसिक क्वेश्चन आपसे यही है कि बेसिकली हम लोग आज जिस्म में दर्द के हवाले से बात करने वाले हैं। दर्द क्या है? बेसिकली जो हमारा टॉपिक है जर्नलाइज बॉडी पेन। जी। जर्नलाइज बॉडी पेन के वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि किस वजह से हो रहा है। लेकिन जो बहुत कॉमन टाइप्स है या कॉजेज़ हैं या जो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें जर्नलाइज बॉडी पेन मिलता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन या बच्चे या यंग एज के जो पेशेंट हैं आजकल सफ़र कर रहे हैं और हर कोई कंप्लेन कर रहा होता है कि जर्नलाइज बॉडी एक है, बॉडी पेन है, समहाउ अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा होता। लेकिन ये एक सीरियस इशू है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता जा रहा है। पेशेंट से हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। ठीक। तो डॉक्टर, इसकी वजूहात क्या होती हैं? काफ़ी लोगों को ये शिकायत होती है कि वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं, तभी उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, या फिर उनको थोड़ी सी भी अगर चोट लगती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सीड कर जाता है उनका पेन। तो बेसिक वजूहात क्या है बॉडी एक्ट के हवाले से? जो बॉडी एक हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जो उसके मेन कॉजेज़ हैं कि हमारे पास डिहाइड्रेशन है। वैसे तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, डिपेंड करता है कि क्यों हो रहा है। ठीक। एक तो होता है कि आपको फ़ीवर हुआ है, उसके बाद आपको बॉडी एक हुआ है। और फ़ीवर जैसे कि आपको पता है कि कोई ना कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी की वजह से ही हमें फ़ीवर होता है। उस फ़ीवर की वजह से बॉडी एक होना इट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक। जो कुछ दिनों के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, या जब तक फ़ीवर होता है तब तक रहता है और उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन कुछ बॉडी एक हैं जिसमें हमारे पास मायोफेशियल पेन सिंड्रोम वगैरह आ रहा होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से पेन होता है, जर्नलाइज बॉडी पेन होता है। तो वो हमारा मेन कॉज है या मेन टारगेट है जिसे हम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कैटर करते हैं। उसमें जो रीजंस होते हैं हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स वगैरह एक्टिव हो जाते हैं और उसकी फर्दर फिर रीजनिंग है कि क्यों एक्टिव होते हैं और उसके अंडरलाइन कॉजेज़ क्या होते हैं। ठीक। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि ट्रिगर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से आप लोग उसको डायग्नोस कर पाते हैं कि ये बॉडी एक्ट क्यों है, किस लिए हो रहा है। तो इसके डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है? बेसिकली जो फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जब पेशेंट आती हैं जी। ख़ास तौर पे, तो हम उनकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं। ठीक। अगर वो लोग जो बहुत टाइम से स्ट्रेस से दो चार हैं या उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है या उनका डिहाइड्रेटेड है, वाटर इनटेक ज़्यादा नहीं होता, ये तो वो रीजंस है जिसकी वजह से आपको जर्नलाइज बॉडी एक हो सकता है। तो पहले हम इन सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम ट्रिगर पॉइंट चेक करते हैं कि कितने एक्टिव हैं। बिकॉज ट्रिगर पॉइंट चेक करने की असेसमेंट हमारी वो एक अलग से होती है, उसके थ्रू ही हम बताते हैं कि अगर ट्रिगर पॉइंट ज़्यादा एक्टिव हैं तो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ जर्नलाइज बॉडी पेन। ठीक। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से भी आपको बॉडी एक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो स्ट्रेस या एंजाइटी किस तरह आपकी बॉडी पे जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है? सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो पेशेंट आती हैं ख़ास तौर पे फिब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन का नाम है। ठीक। उस कंडीशन में होता ये है कि ड्यू टू स्ट्रेस
फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, यानी कि घर का माहौल ठीक नहीं है या कोई खातून या कोई बच्चा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है किसी भी चीज़ का। ऑल्दो अब तो हमें बच्चे इसलिए भी आते हैं कि कुछ केसेस तो यंग बच्चों के भी मिले कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ था और उसकी वजह से उनके ट्रिगर पॉइंट एक्टिव हुए हुए थे और वो उनको पेन कॉज करा रहे थे। लेकिन फिब्रोमाइल्जिया के अंदर हमारे सर्टेन ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, वो हम चेक कर रहे होते हैं और उसकी वजह से वो पेन कॉज करा रहे होते हैं बॉडी के अंदर। ट्रिगर पॉइंट हमारे मसल के सेंटर में होता है, अगर वो एक्टिव है तो वो पूरे मसल में पेन करा रहा है। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो पूरी बॉडी में ही हमारे मसल्स हैं और उनके बेली में ट्रिगर पॉइंट्स हैं और वो एक्टिव हो रहे हैं, वो पेन करवा रहे हैं। और मेन रीज़न स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है ये। ठीक। डॉक्टर, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी का सामना है तो बॉडी में कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स या पार्ट्स होते हैं जिनकी मसाज करने से आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलता है। जिस तरह कहा जाता है कि हथेली का आई थिंक ये वाला हिस्सा अगर आप ऑयल से मसाज करें तो ये काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देता है, या फिर पैरों के तलवों की भी बात की जाती है। तो क्या अगर इनमें मसाज करें तो डिप्रेशन आपका कम होता है और आप बॉडी एक से बच सकते हैं? बेसिकली हमारे यहाँ जो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बेसिकली मसल रिलीज़ कराने होते हैं, ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ कराना होता है। ठीक। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन है तो हम साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या जनरल फिजिशियन के पास पेशेंट को रेफ़र कर रहे होते हैं। डिपेंड के पेशेंट की सिचुएशन और कंडीशन उस वक्त क्या है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी के साथ आया है तो हम उसे आगे फर्दर रिकमेंड कर रहे होते हैं कंसल्टेशन के लिए, बिकॉज एंजाइटी के बाद पेशेंट अल्टीमेटली डिप्रेशन के साइड पे जा रहा होता है। बिल्कुल डॉक्टर, सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर से हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर महानूर बुगटी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये होगा कि हमारी डाइट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे ओवरऑल बॉडी एक्ट पे? जी डॉक्टर। हमारी डाइट का एक बहुत मेजर रोल है। बहुत दफ़ा बॉडी एक आपको विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से भी होता है, जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है बिकॉज हमारा एक्सपोजर इतना सन में होता नहीं है जी, जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी बॉडी एक बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जो हमारी डाइट है, एक तो प्रॉपर डाइट लेना जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके साथ और लाइक हेल्दी लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना हेल्दी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास एंड दे यूज्ड टू से कि जी हम ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ के मसले। जब हम रूल आउट करते हैं कि जी आप क्या लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा या तो ऑयली चीज़ें होती हैं उसमें या फिर वो जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं जी। तो वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है हमारे। और प्रॉपर ख़ास तौर पे फ्रूट्स लेना और विटामिन, मल्टी विटामिन लेना दिन में एक दफ़ा, ये बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड सच पेन। ठीक। डॉक्टर, अगर डाइट के हवाले से ही बात करें तो एक नॉर्मल डाइट, एक हेल्दी डाइट क्या हो सकती है? अगर आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच डिनर में अगर वो ऐड करें तो ऐसा क्या हम लोगों को खाना चाहिए? ऑर्गेनिक फूड में ऐसा हम लोग क्या ले सकते हैं जो हम लोगों के बॉडी पे जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट करे? एक चीज़ जो मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं जी। वो ज़रूर लें। सही। बहुत सारी जो हमारे पास विटामिन डेफिशिएंसीज या मिनरल डेफिशिएंसीज होती हैं वो उससे कवर हो जाती हैं। ठीक। जिस सीज़न में जो भी फ्रूट आ रहा है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें, ख़ास तौर पे एग रखें अपने नाश्ते के अंदर। हम ये कह रहे होते हैं कि अगर आप एग ले रहे हैं, सम टाइम आप का ओवर वेट है तो आप बॉयल एग ले लें, एटलीस्ट वो कंटेंट आपकी बॉडी में जाना चाहिए। और आप अगर लंच की बात कर रही हैं तो लंच में अगर आप राइस को अवॉइड नहीं कर सकते तो आप बॉयल राइस ले लें या ब्राउन राइस ले लें, सही, अलॉन्ग विद एक चपाती के साथ। और
ऑयली चीज़ें अवॉइड कर दें। सालन भी आप कम ऑयल में भी बना सकते हैं, और आजकल तो एयर फ्रायर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है ये सारी चीज़ें बनाना। ठीक। डॉक्टर, जोड़ों का दर्द क्यों होता है? मतलब हम लोगों की डेली लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि हम लोग सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, लेकिन इसको भी अगर बहुत ज़्यादा एक मॉडर्नाइज़ कर दिया गया है और अब आजकल लिफ्ट का इस्तेमाल है, उसके बावजूद अगर लिफ्ट से आना जाना हो रहा है और एक बार सीढ़ी जो है वो चढ़ ली, तो बहुत ज़्यादा आपके घुटनों में और जोड़ों में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। इसका क्या रीज़न है? क्या मतलब मसल्स इतने ज़्यादा एडजस्ट हो चुके होते हैं कि वो स्ट्रेच होने में प्रॉब्लम करते हैं? इसमें देखिए, कोई भी पेन या कोई भी पैथोलॉजी अगर कोई हो रही होती है, कोई विद इन अ डे कोई चीज़ नहीं होती। सही। एक टाइम पीरियड से वो चीज़ें चलती आ रही हैं। जैसे कि अभी हम डाइट की बात कर रहे थे और फिर हम जोड़ों पे आए हैं, तो इसका भी एक आपस में बहुत मेजर कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल, आप डाइट ले रहे हैं, आप जंक फूड ले रहे हैं, आप विटामिन डी नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर। विटामिन डी बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी हड्डियों के अंदर, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हड्डियाँ पोरस हो जाएंगी, और वो उतनी ही जल्दी उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस यानी कि तोड़ फोड़ हड्डियों की स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें बहुत कॉमन आ जाता है हमारे पास आर्थराइटिस होना। ठीक। और आजकल तो खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस का भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, और इन्हीं की वजह से डाइट आपकी ऐसी है जिसकी वजह से मेनोपॉज बहुत जल्दी हो रहा है, और उसकी वजह से फिर आपकी बोन पोरस हो रही है। तो ये इंटरलिंक्ड है। हमारी डाइट का बहुत मेजर रोल है हमारी बॉडी को एक्टिव और हेल्दी रखने में। ठीक। डॉक्टर, मेनोपॉज की अगर बात की जाए तो अक्सर ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि उनको वक्त से पहले जो है ये प्रोसेस उनका ऑलरेडी हो चुका है, और जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस उनको फील होती हैं, या फिर बॉडी में अनएक्सपेक्टेड दर्द उनको महसूस होता है, जबकि रिपोर्ट्स भी उनकी क्लियर होती हैं कि नहीं, कोई डायबिटिक पेशेंट भी नहीं है या फिर किसी को कोई खुदा न खास्ता कोई और बीमारी भी नहीं है। तो क्या ये आपकी डाइट की वजह से मेनोपॉज जो है वो जल्दी हो जाता है, या इसका क्या रीज़न है आजकल? देखिए, अगर हम डाइट की बात करें और डाइट की रोशनी में ही हम मेनोपॉज को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, वो हार्मोन्स उस तरीके से सिंथेसिस नहीं होंगे। अगर वो नहीं हो रहे तो वो एक फैक्टर बन सकते हैं अर्ली मेनोपॉज का। सही। इसके अलावा आप डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ले रही हैं जिसमें स्टेरॉइड्स जा रहे हैं, और कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में वो स्टेरॉइड्स जा रहे हैं जी। और उसकी वजह से भी एक कॉज ये हो सकता है। देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठा लें और अब देखें तो मेनोपॉज की जो एज है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जो होता था मोस्टली ख़वातीन को आप देखते थे 60s 70s में जाके, पुराने टाइम में। फिर हमारे पास आया 50s में, और अब तो कुछ रिसर्च में इवन के 40s भी काफ़ी विटनेस किया गया है। मेरे पास लास्ट सेगमेंट में जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया कि 38 की एज में भी यस, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो वो आपकी बॉडी के हर एस्पेक्ट को हेल्दी रखेगी। अगर आपकी डाइट हेल्दी है तो आपकी बॉडी का जितना भी सिस्टम्स है, चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, या मस्कुलोस्केलेटल है, बोन और मसल्स वगैरह आ जाते हैं, तो मेजर रोल मैं ये कह सकती हूँ कि मेजर रोल है हमारी डाइट का, हमारी बॉडी और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन को कैटर करने में। ठीक। डाइट के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन नींद का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है? जिस तरह काफ़ी लोगों को शिकायत होती है माइग्रेन की, या फिर अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि कान के पीछे यहाँ जो वेन्स हैं आपकी, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और नींद अगर पूरी है तो वो दर्द नहीं है, नींद की अगर कमी है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों को शिकायत होती है। तो क्या इसके पीछे वजूहत क्या हो सकती है डॉक्टर? बॉडी एक के अंदर एक मेजर रोल है। अगर आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो आपको जनरलाइज बॉडी एक बहुत ज़्यादा इन पेशेंट्स में देखा गया है जिनकी नींद पूरी नहीं होती। सही। मोस्टली हम करते क्या है कि बच्चे ऑफिस से आते हैं या स्कूल कॉलेजेस या कोचिंग से वापस आते हैं, और वो कोई सीरीज़ लगा लिया, वो 2-3 बज के, और फिर सुबह दोबारा आपने उसी रूटीन में जाना है। आप अपनी बॉडी को टाइम ही नहीं दे रहे हील अप करने का। जब आप सोते हैं आपकी बॉडी हील करती है, और आप एक्सर्शन में डाल रहे हैं बैक टू बैक अपनी बॉडी को, तो उससे हमारे पास मसल पेन होता है, और जो नेक के पीछे वाला जो पेन होता है उसमें मसल स्पैज़म या डिहाइड्रेशन उसकी वजह से स्पैज़म में जाता है, और वो फिर पेन करा रहा होता है।
ठीक। डॉक्टर, अक्सर स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है या फिर उनके पेरेंट्स ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जी बच्चा हमेशा थका हुआ रहता है या फिर इनएक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस है बच्चे में। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? और उसकी वजह से जो है वो इनएक्टिव रहने की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी उसका जनरेट होता है। जी, ज़्यादातर बच्चों के अंदर जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें मिल रहे होते हैं। ठीक। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लेज़ी है और एक्टिव नहीं है और बॉडी एक ही कंप्लेन कर रहा है, तो मदर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली टेक इट सीरियसली और एक जनरल फिजिशियन से आप उनका टेस्ट करवा लें या चेकअप करवा लें। हो सकता है कि आयरन डेफिशिएंसी हो और बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुँच गई हो, तो वो बच्चे की परफॉर्मेंस पे और ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। सही। तो डॉक्टर, जिस तरह अभी आपने बात की कि हमारा धूप में आना जाना बहुत कम है, तो अक्सर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सुबह की धूप 8 या 9 बजे की धूप जो है वो आपको विटामिन प्रोवाइड करती है, आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्दी बताई जाती है। तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल। सुबह की जो धूप है हमारे पास 6-7 बजे से ऑनवर्ड्स और 8-9 बजे से पहले पहले, सही, कि ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ये आपके पास होता है कि इसमें आपने अच्छे से, आप चाहें तो वॉक पे जा सकते हैं। हम पेशेंट से ये कहते हैं कि जी सिर्फ डाइट अच्छी ना रखें, साथ में वॉक भी करें, एक्सरसाइजेस भी करें। हम रिकमेंड ये करते हैं ये वाला जो टाइम होता है इसमें आप जाके वॉक करें, जॉगिंग करें और एक्सरसाइजेस करें ओपन एरिया में जहाँ पे आपको सन अच्छा सा मिल रहा है। तो इससे आपके दो फ़ायदे हैं, विटामिन डी भी आपको मिल रहा है, आपकी एक्सरसाइजेस से मसल हेल्दी भी हो रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। अच्छा, यानी कि आपका जो है वो एक्सरसाइज आपकी बॉडी एक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका मसल शॉर्टनिंग की वजह से पेन आ रहा है, समटाइम मसल सिकुड़ जाता है अगर हम आसान ज़बान में बात करें, और सडन मूवमेंट अगर हम नहीं कर रहे होते, तो एक्सरसाइज से ये होता है कि आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के साइड पे जा रहे होते हैं और ये पेन वगैरह काफ़ी हद तक कम रहते हैं एक्सरसाइजेज से। ठीक। तो डॉक्टर, वॉक के अलावा ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में उनको अपना सकते हैं? देखिए, जैसे कि हम डॉक्टर ईसा लैब फिजियोथेरेपी चेन के अंदर जी, हम बता रहे होते, काफ़ी पेशेंट आ रहे होते कि जी हमें एक्सरसाइजेस कौन से करनी चाहिए, हमें नहीं समझ आ रहा होता कि कौन सी एक्सरसाइजेस हमें फॉलो करनी चाहिए। हमारा जो पेज है ईसा फिजियोथेरेपी का, वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी हमने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से आपको गाइड किया जाए तो यू कैन विजिट, और आपको जो ट्रेन थेरेपिस्ट हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि आपने किस तरह से डेली रूटीन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेचिंग पे हमारा फोकस होता है जो ज़्यादा बेनिफिशियल है डेली रूटीन के लिए। ठीक, बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग आज बात कर रहे थे बॉडी पेन के हवाले से। जनरलाइज बॉडी पेन क्या होता है, क्यों होता है, इसके वजूहात क्या हैं और इसका बचाव किस तरह मुमकिन है। आपकी एक्सरसाइज, आपका जो है वो डाइट, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपकी डेली लाइफस्टाइल से आपकी जो है वो बॉडी हेल्दी होती है। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी डाइट को फॉलो करें तो यकीनन आप सेहतमंद रह सकते हैं। और हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग स्किप कर जाते हैं या फिर जिन पे ध्यान नहीं देते, वो आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।